Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you Nelson Mandela, but in the sequence of your literature syllabus, today I will teach you chapter number 3, two stories about flying. That is written by Frederick Forsyth. Today I will teach you part 1, first flight. So students, listen carefully summary of this chapter. The first flight. Students, summary is such type कि एक यंग सीगल था। सीगल जानते हो क्या? सी के किनारे रहने वाली एक बर्ड का नाम होता है सीगल। एक सीगल की फैमिली रहती थी। उस सीगल की फैमिली में सीगल के बच्चे थे। उनमें एक बच्चा ऐसा था, सारे बच्चे तो नॉर्मल थे, सब उड़ते थे, सब सारा काम करते थे टाइम से। एक छोटा बच्चा ऐसा था यंग सीगल का, जो बहुत ही यंग था और वो हमेशा उड़ने से डरता था। उसकी मदर, उसके पेरेंट्स, उसके जो ब्रदर्स थे, सबने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से उड़ना शुरू कर दे, और जब उड़ना शुरू कर देगा तो अपने लिए अपना प्रे भी ढूंढ लेगा और ये हमेशा इसका पेट फुल रहेगा। लेकिन होता क्या है, वो यंग सीगल सी के किनारे एक लेज पर रहता था। वो उड़ने की प्रयास तो करता था, लेकिन जैसे ही वो दौड़ते हुए उड़ने का प्रयास करता था और लेज के किनारे आता था, उसको ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो विंग्स हैं हमारा सपोर्ट ना करें, हम ना उड़ पाएँ। जो सी है बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, अगर हम इसमें गिर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस तरह की चिंताएं यंग सीगल को बहुत परेशान करती थी और यही उसका मेन रीजन था कि वो उड़ नहीं पा रहा था। जबकि उससे ब्रदर, उसके सिस्टर आसानी से उड़ रहे थे। उन लोगों ने उड़ान भरना सीख लिया था, अच्छे से उड़ रहे थे, अपना शिकार पकड़ रहे थे और आसानी से खा रहे थे। लेकिन जो पेरेंट्स थे सीगल, एक दिन उन्होंने ये सोचा कि इसे किसी न किसी तरह से उड़ना सिखाना ही पड़ेगा। तो यंग सीगल को छोड़कर के जिस स्टोन पर यंग सीगल की फैमिली रहती थी, उस स्टोन को छोड़कर नेक्स्ट एक कोई स्टोन थी, माउंटेन था, वहाँ चले गए और ऐसी जगह पर पूरी फैमिली बैठ गई जहाँ से यंग सीगल को आसानी से देखा जा सके कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा, उड़ रहा या नहीं उड़ रहा, डर रहा या कोई दूसरी बर्ड उस पर अटैक ना कर दे। तो सारी एक्टिविटी उसकी देखी। अब यंग सीगल भी इधर से देख लिया कि उसकी माँ उसको देख रही है। बहुत देर तक तो अपनी लेज से बाहर नहीं आया। जब बाहर आया तो वो एक पैर पहले अप किया, दूसरा पैर भी अप करके इस पोजीशन पे खड़ा हो गया जैसे कि वो सो रहा हो। उसकी मदर ने उस पर ध्यान तो दिया, लेकिन इस तरह से ध्यान दिया कि जैसे वो उसे नहीं देख रही, लेकिन सारी एक्टिविटी उसकी फैमिली देख रही। कुछ ही देर के बाद होता ही है कि यंग सीगल को बड़ी तेजी के साथ भूख लगती है। जब एक दिन फूड नहीं मिला, दूसरे दिन फूड नहीं मिला, अब उसको ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी तरह से फूड अब मिल जाना चाहिए। लेकिन जो उसकी फैमिली थी मज़े से सी में जाती थी, डिप करती थी वाटर में, वहाँ से फिश पकड़ती थी और आराम से पूरी फैमिली खाते थे। लेकिन इस यंग सीगल का हाल ये था कि इसकी फैमिली इसकी वजह से छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ये उड़ना नहीं सीख रहा था, अपने पेरेंट्स के ही सहारे था। इसके पेरेंट्स जो कुछ भी ला करके दे देते थे, इसकी मदर जो कुछ भी ला कर दे देती थी वही खा लेता था
अपनी तरफ से ना तो उड़ता था, ना कहीं जाता था और ना ही अपना शिकार पकड़ता था। उसके पेरेंट्स यही सोचते थे कि अगर कब तक हम इसको खिलाते रहेंगे और अगर अभी इसने उड़ना नहीं सीखा तो आगे भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। एक दिन यह होता है कि जब यंग सीगल को बहुत तेजी के साथ भूख लगी होती है तो वो अपनी भूख के वजह से अपनी चोंच को उसी स्टोन पर बार बार रगड़ रहा होता है, दाएं बाएं रगड़ रहा होता है। उससे ये आवाज़ होता है उसकी फैमिली को, इसे बहुत तेज़ी के साथ अब भूख लगी हुई है, इसको भोजन जरूर चाहिए। उधर क्या हुआ, उसकी भूख को बढ़ाने के लिए उसकी मदर ने एक फिश का टुकड़ा लाती हैं और उसी को आराम से खा रही है। ये चीज़ देख करके यंग सीगल की भूख और बढ़ती गई। उसको लगा किसी तरीके से हम वो फिश का टुकड़ा हम पा जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। उड़ना चाह नहीं रहा था, ये दूसरे स्टोन पर था। उसकी फैमिली जो थी सी के दूसरे स्टोन पर थी, दूसरे माउंटेन पर बैठे हुए थे। तो जब ये जा नहीं पा रहा था तो इसको वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। उसकी जो फैमिली थी वो यहाँ नहीं आ रही थी। अगर वो यहाँ आ जाएगी और इसको फूड दे देगी, फीडिंग करा देगी, तो ये फिर से उड़ना नहीं सीख पाएगा। वो किसी न किसी तरीके से उसे उड़ना सिखाना चाहता था। जैसे कि आज हमारे फैमिली में भी होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर सिखाना पड़ता है। कुछ देर के बाद यंग सीगल की मदर फिश का टुकड़ा लेकर के अपने उस माउंटेन से उड़ती है और जहाँ पर यंग सीगल था उसके पास आती है। पास आकर के दूर बैठ जाती है। अब ये देख करके यंग सीगल की भूख भी बढ़ जाती है और उसको लगता है कि उसकी मदर ने उसके लिए फूड का जुगाड़ कर दिया है, यानी फूड की व्यवस्था कर दी है। जैसे ही यंग सीगल उस फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए जाता है, वैसे ही उसकी मदर थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तो रुक जाता है। फिर यही काम होता है, फिर से मछली पकड़ने के लिए, मछली का टुकड़ा पकड़ने के लिए यंग सीगल अपनी मदर की ओर भागता है और उसकी मदर थोड़ा सा उड़ जाती है। कुछ समय के बाद यह होता है कि भूख इतनी तेज थी फिश के टुकड़े को पकड़ने के लिए, यंग सीगल ने काफ़ी तेज दौड़ा और उस दौड़ में नहीं समझ पाया, वो उस स्टोन से नीचे चला गया। स्टोन और सी के लेवल पे काफ़ी अंतर था। जब वो नीचे चला गया तो उसको ये लगा कि अब हम क्या करें, अगर हम अपने पंख नहीं खोलते तो हम इस पानी में डूब जाएंगे। तो उसने डर की वजह से अपने पंख खोले और पंखों को, विंग्स को फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया। अब जब फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था। उसको लग ही नहीं रहा था कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते और बड़ी आसानी से उड़ रहा था। ये देख करके उसकी जो पूरी फैमिली थी वो भी यंग सीगल के पास आ जाती है उसकी प्रोडक्शन में कि कहीं अगर गिरेगा तो हम लोग उसकी रक्षा करेंगे। अब धीरे धीरे से उड़ते हुए ही यंग सीगल की फैमिली यंग सीगल को फिश का टुकड़ा खिलाते जाते हैं ताकि उसके अंदर एनर्जी बनी रहे और वो आसानी से उड़ता रहे। उड़ते उड़ते क्या होता है कि यंग सीगल एक ऐसे एरिया में जाकर के बैठता है जहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी मुलायम है, यानी वाटर ज़्यादा था और मिट्टी कम थी। जैसे एरिया को आप दलदली एरिया बोलते हैं, ऐसे एरिया में जाकर के बैठते। जैसे बैठा तो उसे ये था कि यहाँ मिट्टी है लेकिन वहाँ मिट्टी बहुत कम थी, पानी ज़्यादा था। तो उसका जो पैर था वो मिट्टी में फंस गया, उसका जो चेस्ट था वो भी उसी पानी में रख गया लेकिन डूबा नहीं। उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास प्रोटेक्शन के लिए। कुछ देर बाद क्या होता है, जो यंग सीगल था वो अब उड़ना सीख गया, पूरे सी को क्रॉस कर गया। अब वो प्रे पकड़ना भी सीख गया, डुबकी लगा करके समुद्र से अपने लिए फिश पकड़ लाता था। ये सारी चीज़ें अब हो गई। यानी यंग सीगल वो जो उड़ना नहीं चाहता था, उड़ने में डरता था,
वो अब उड़ना शुरू कर दिया। तो जिस दिन उसने उड़ना शुरू किया वही उसके लिए कौन सी फ्लाइट थी? फर्स्ट फ्लाइट थी। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर आपको समझा दिया फर्स्ट फ्लाइट का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन भी सुन सकते हैं आप। ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी इस तरह से कैसी है, राइटर एक बार छुट्टी उसको मिल गई थी राइटर को। वो एक पायलट था एक एरोप्लेन का, DS-088 डैकोटा का वो पायलट था। उसे लीव ग्रांट हो गई थी, वो छुट्टी में जाना चाह रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि अगले दिन मैं सुबह अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट ब्रेकफास्ट करूंगा, और वो पेरिस से लंदन की ओर जा रहा था। वो इसी ख्यालों में था। तभी नाइट तो बिल्कुल क्लियर थी और रात का समय था। राइटर को लग रहा था कि इस समय हमारे कंट्री में सब आसानी से नींद ले रहे होंगे, अच्छी सी नींद ले रहे होंगे, लेकिन मैं रात में जहाज उड़ा रहा हूँ। अपनी फैमिली के ख्यालों में था कि मैं कल जाऊँगा, अपने फैमिली के साथ नाश्ता करूँगा, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। तभी अचानक से उसे क्लाउड दिखते हैं, रास्ते में आ जाते हैं। राइटर के प्लेन पर जो फ्यूल था वो भी लिमिटेड था। जो क्लाउड थे इतना बड़ा क्लाउड था कि अगर वो ऊपर से जाता है क्लाउड के ऊपर से तो टाइम भी लगेगा और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा। अगर घूम के जाता है तब भी वही कंडीशन थी, क्योंकि जो फ्यूल था वो लिमिटेड था। तो राइटर कुछ देर सोचता रहा। उसने ये दिमाग लगाया कि हम इसके अंदर से जाते हैं, यानी क्लाउड के अंदर से अपना प्लेन एंटर कर दिया। जब एंटर कर दिया क्लाउड के अंदर उसका प्लेन गया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि उसकी जो स्टॉप वॉच थी वो भी बंद हो गई थी, राडार से कनेक्शन कट गया था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक एक ऐसा आभास होता है, एक ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आ रहा है, उसके आगे आगे उड़ रहा है, जिसमें ना तो लाइट है ना कोई पायलट है, वो केवल एरोप्लेन था। तो राइटर ने सोचा कि हमारी प्रोडक्शन के लिए आया हुआ है, तो राइटर ने उसी के पीछे अपना एरोप्लेन लगा दिया। और ऐसा भी लगा कि हमें इशारा कर रहा पायलट उसका कि हमारे पीछे आओ, फॉलो मी। अब राइटर उसके पीछे पीछे लगा दिया और बड़ी मुसीबतों के साथ ट्विस्टिंग करते हुए इधर उधर हिलते डुलते हुए जो प्लेन था उस तूफान से पास हो गया। पास होने के बाद जब तूफान से पास हुआ तो राइटर को लगा कि वो एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। आगे और गए तो उनका जो लैंडिंग करने का टाइम आ गया था और जो लंदन पहुंचना था, लंदन एयरपोर्ट में पहुंच चुका था राइटर। पहुंचने के बाद राइटर सीधे जाता है कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम में ये पता करने की कोशिश करता है कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एरोप्लेन गया था, कौन सा पायलट गया था, उसे कम से कम हम थैंक यू तो बोल सकें। लेकिन जैसे ही वहाँ कंट्रोल रूम में पूछा तो वहाँ इसे पता लगा कि तूफान में कोई भी एरोप्लेन आपको बचाने के लिए नहीं जा पाया था। किसी को नहीं पता था कि आपका एरोप्लेन कहाँ है, किस कंडीशन में, क्योंकि राडार से कनेक्शन कट चुका था और ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्लेन तूफान में था, बाकी कोई भी प्लेन नहीं था। ये समझ करके राइटर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था। वो इसके लिए एक मिस्ट्री जैसा बना रहा। तो स्टूडेंट्स, द ब्लैक एरोप्लेन की DS-088 डैकोटा की स्टोरी ये है। इसकी समरी हो गई स्टूडेंट्स। आगे इसके क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट सेशन में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।